ये 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये पढ़ाना है, ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि प्रतिबिंब की रचना का नियम क्या क्या होगा। मतलब प्रतिबिंब बनेगा तो वो किस तरीक़ा से बनेगा, उसके क्या क्या रूल्स हो, क्या क्या नियम होगा तो वो प्रतिबिंब बनेगा। ये तो पता है पहले से ही, जब तक कोई दो किरणें आपस में टकरा कर कटेगी नहीं, ठीक है, तब तक कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ये बात पक्का है। तो ये देखिए, जैसे कि ये कोई गोलीय दर्पण का एक भाग है, ठीक है, और ये इसका प्रकार आई मीन ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, सीपी या पीएफ बोल सकते हैं, इसका मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें दर्पण पे पड़ने के बाद फोकस से होकर निकले, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकले, ठीक है। अगर कहने का अर्थ, सामान्य अर्थ ये है कि अगर दर्पण से अगर कोई किरणें टकराएगा किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वो हमेशा ऑलवेज, ठीक है, वो किससे टकरा कर निकलेगा, ये वो किससे कट कर निकलेगा, तो फोकस से होकर निकलेगा। पहला नियम इसका ये है। दूसरा नियम देखिए, पहला नियम इसका ये है कि अगर कोई दर्पण से, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर कोई गोलीय दर्पण से, अगर गोलीय दर्पण के कोई मुख्य अक्ष से कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद तो वो किस ओर से निकलेगा, तो वो फोकस से होकर निकलेगा। पहला पॉइंट ये है इसका, यानी पहला नियम प्रतिबिंब बनने का। अब दूसरा नियम ये है कि अगर अगर कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर, अगर वक्रता केंद्र से होकर, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर अगर दर्पण पे पड़े तो फिर से रिटर्न उसी डायरेक्शन में, उसी जगह से वो फिर से रिटर्न बाहर निकल जाएगा। वैसे इसलिए क्योंकि जब भी ये परिधि पे पड़ता है लाइट, यहाँ से त्रिज्या से जब भी आता है परिधि पे, तो परिधि पे बनता है, इसका एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जितना से आ रहा है वही हिसाब से वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये टकरा कर आपस में बाहर निकल जाता है। जैसे ये इसी पे आ रहा तो इसी पे लाइट के सेम नहीं, इसी टाइप से चला गया। जिसमें कि अगर दर्पण और एक जैसे रोशनी हो, अगर उस तरीके से जैसे आईने से चमकाएंगे इस तरीके से, तो फ्लश कराएंगे तो ऐसा होगा जैसे कभी कभी उसका फ्लश बिल्कुल सेम में आ जाएगा, आई मीन सन लाइट के बिल्कुल सेम में, या इसको हल्का इस तरह से मुड़ाएंगे तो ये इधर घूमेगा। तो बात इसमें भी वही है, तो इसमें सेम आ जाता है, एकदम बिल्कुल सेम। ये हुआ। और इसका तीसरा नियम ये है, ठीक है, इसका तीसरा नियम ये है प्रतिबिंब रचना का नियम। मतलब तीसरा नियम इसका ये है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर नीचे से निकाला जाए, किरणें नीचे से आए, ठीक है, डायरेक्ट फोकस से आए, तो फोकस से आएगा तो वो किसके समानांतर होगा, प्रकाशीय अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब इन्हें कहना है कि जैसे कि अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें, कहने का अर्थ है कि अगर फोकस से होकर गुजरेगा, कोई किरणें अगर आ रही है वो फोकस से होकर गुजर रहा है, तो वो किसके समानांतर होगा, तो वो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। और अगर मुख्य अक्ष के अगर समानांतर पहले से ही निकले दर्पण पर पड़ने के बाद, तो फोकस के समानांतर निकलेगा। अपोजिट है, फिर से समझ लीजिए, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें आकर दर्पण पे पड़ती है तो वो फोकस से निकलेगी, जैसे निकला, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट अगर कोई किरणें फोकस पर ही जाकर पड़े, तब दर्पण से टकराने के बाद तो वो फिर उल्टा मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, ये इस तरीके से। और एक ये है इसका ये नियम, जो ये है कि वक्रता केंद्र से अगर होकर गुजरेगा, दर्पण पे पड़ेगा, दर्पण के गोलीय सतह के जो होता है चमकीला भाग उस पर पड़ेगा, तो उसी से टकरा के फिर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। इसका ये नियम हुआ, ये हुआ प्रतिबिंब रचना का नियम। अब हम चलते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना, यानी कहाँ पे कैसा प्रतिबिंब, कहाँ पे कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके लिए हम ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसमें ये है, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, ये क्रम संख्या मैं लिखा हूँ। क्रम संख्या करने का मतलब ये वस्तु का स्थिति होगा, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक छठा। अभी आप ये ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये जो छठा वाला पॉइंट है उसे लास्ट में देखिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए, बाकी सारे पे देखिए, ठीक है। इसमें ये देखिए क्या है, वस्तु की स्थिति अगर इन्फिनाइट पे हो, यानी अनंत पे हो, वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो, अनंत पे हो। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे है, ठीक है, तो उसकी, और हाँ पहले इसे लिखने का आइडिया बता दूँ कैसे कैसे लिखाएगा। पहले आप वस्तु की स्थिति पहला में इन्फिनाइट पे यानी अनंत पे है, ठीक है। फिर दूसरा में क्या है, इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर तीसरा में है वक्रता केंद्र पे। चौथा में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा में है डायरेक्ट फोकस पे। और ये छठा अभी मैं
रोकने के लिए बोला हूँ, ठीक है। इसे मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। अब जैसे ये इतना आया, फोकस के पास में आ गया, अब फोकस को पलट दीजिए, ऊपर वाला नीचे कीजिए, फिर जिसमें देखिए ये वाला पहले दिए, ठीक है, और फिर ये वाला ऊपर गया, फिर ये वाला ऊपर आया, फिर ये सेम आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, यानी इसके जस्ट पलट दूंगा तो वो उल्टा बन जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। कैसे? इसे उल्टा करूंगा तो वो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। तो ऐसे तो एक पॉइंट इसमें ये समझ में आ गया कि हमें इससे अगर पता चल जाए तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फिर भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीक़े से है कि अगर वस्तु की स्थिति अगर इन्फिनाइट पे हो, अगर वस्तु की स्थिति इन्फिनाइट पे हो तो प्रतिबिंब की रचना कहाँ पे बनेगी? एफ पे, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ पर। अगर इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में हो, इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, ठीक है। और अगर सी और एफ के बीच में कहने का मतलब है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। और अगर वक्ता केंद्र पे, और अगर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे हो तो उसका मतलब वस्तु अगर वक्ता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही। और अगर वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो बनेगा इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में। इन्फिनाइट कहने का मतलब है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में किधर होता है, मैं इससे दिखा सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। फोकस और इन्फिनाइट, तो फोकस और इन्फिनाइट कहने का मतलब है कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे होगा, फोकस पे, ठीक है, मेन पॉइंट पे, फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट, यानी अनंत पे। अब इसके देखते हैं कि आकृति कैसा कैसा होगा। जैसे कि अगर वस्तु इस स्थिति से होगा तो प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, तो इसका साइज क्या होगा? प्रतिबिंब का साइज क्या क्या होगा? अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगा फोकस पे और इसका साइज बनेगा बिंदु टाइप। बिंदु साइज कहने का मतलब उसमें टाइप लिखा हुआ है लेकिन साइज होगा बिंदु साइज। कहने का मतलब कि इतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि एकदम बिंदु कितना छोटा होता है, एकदम बिंदु टाइप पे, उतना छोटा प्रतिबिंब उसका बनेगा। और कहाँ बनेगा? तो एफ पे बनेगा। कहाँ पे? एफ पे, एफ पॉइंट पे। और इसकी प्रकृति क्या होगी? तो उल्टा और क्या बनेगा? वास्तविक। और जब उल्टा बनेगा तो ऑटोमेटिक एक वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर वस्तु की स्थिति इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में हो, कहाँ हो? इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में अगर वस्तु की स्थिति है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगा? तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगा, जो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। आकृति इसकी कैसी होगी? तो आकृति इसकी होगी वास्तविक, वस्तु से छोटा, जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, जिसमें आ रहा है। और प्रकृति इसका भी वही होगा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 में, वस्तु की स्थिति अगर सी पे हो, अगर वस्तु वक्ता केंद्र पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए वस्तु? वक्ता केंद्र पे, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वक्ता केंद्र पे ही बनेगा। अगर वस्तु वक्ता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी उसका वक्ता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है। और आकृति उसका क्या होगा? तो बराबर, बिल्कुल साइज बराबर होगा उसका, सेम साइज होगा, ठीक है। आई मीन वस्तु का भी वही साइज जो प्रतिबिंब का साइज। और इसकी प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। नंबर 4 पे है, वस्तु की स्थिति अगर सी और एफ के बीच में हो, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के दो बीच में हो, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बीचों बीच में नहीं, बीच में, यानी सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी। तो जब इस तरीके से होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो इन्फिनाइट और सी। इन्फिनाइट और सी कहने का मतलब है कि वक्ता केंद्र अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होगा, यहीं कहीं पे। जैसे ये इन्फिनाइट है, मान लीजिए ये इन्फिनाइट हुआ, ठीक है, और ये हुआ आपका वक्ता केंद्र, तो ये दोनों के बीच में कहीं भी स्थिति, तो इसका कहीं भी स्थिति हो जाएगा। और ये जो आकृति इसका बनेगा वो बनेगा बड़ा, ठीक है। जो वस्तु बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। और वही प्रकृति होगा, वही उल्टा और वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है? अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे आ जाए, वस्तु की स्थिति फोकस पे आ जाए तो प्रतिबिंब की आकृति, साइज, ये सब क्या क्या होगा? तो प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वो इन्फिनाइट पे, अगर फोकस पे आएगा तो इन्फिनाइट पे बनेगा। क्या इन्फिनाइट पे बनेगा? तो प्रतिबिंब इन्फिनाइट पे बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे आ जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनाइट पे बनेगा, ठीक है। आकृति कैसा होगा? तो आकृति उसका बहुत बड़ा होगा, ठीक है। आकृति उसका कैसा होगा? बहुत बड़ा। किसका बहुत बड़ा होगा? तो प्रतिबिंब का, यानी वस्तु अगर छोटा भी है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसका प्रकृति क्या होगा? तो वही उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है।
और नेक्स्ट इसका मैं जो छोड़ने वाला इसलिए बोला था क्योंकि इसको अगर उल्टा दिया जाता है तो ये आ जाता है, लेकिन अगर इसको हम सम्मिलित कर लेते और उलटते तो वो आने वाला नहीं था, इसलिए मैं इसे अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग इसलिए किया। अब देखिए इस नंबर 6 पे क्या है, अगर फोकस और प्रकाश मुख्य अक्ष जो होता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव के अगर बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यहाँ पे इस तरीक़ा से ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकस, ठीक है, और ये हुआ ध्रुव, ये आइस इसी जगह पे कहीं पे होगा। ठीक है, ये इसी जगह पे कहीं पे होगा, ये वस्तु की स्थिति यहीं पे कहीं पे वस्तु होगा, कहीं पे हो। ठीक है, यानी पी और एफ के बीच में ही होगा। कहीं पे अगर वस्तु स्थिति है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कहने का मतलब ये जो दर्पण है इसके ये साइड, ठीक है, पीछे, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आकृति क्या होगा प्रतिबिंब का, तो बहुत बड़ा। ठीक है, और प्रकृति क्या होगा, तो ये सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये पता है कि जब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल परफेक्ट भी है, इसे याद भी करना बेहतर है कि सीधा होगा तो आभासी, और इसमें ये सीधा सा आ रहा है, आभासी इसमें भी सा आ रहा है, तो मतलब सीधा तो आभासी और काल्पनिक वास्तविक तो उल्टा। ये आभासी एक तरीक़ा से काल्पनिक हुआ। तो मैं इसके बारे में बता दिया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा ये बताया था कि कहाँ से कहाँ इसका मैं स्थिति इसमें दिखा देता हूँ, ये इस इमेज में, कि कहाँ पे अनंत, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पर क्या नहीं होगा, वो मैं इसको जैसा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन जैसा कर देता हूँ। जैसे इन्फिनाइट का बात कर रहा है ना, तो मान के चलिए ना कि इसका ये हुआ, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये आप मान लीजिए कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, ये यहाँ पे सी है, और इधर कहीं पे ये इन्फिनाइट है, अनंत। ठीक है, अनंत मान लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको अनंत मानिए, यानी सी के जो इस बाहरी ओर होता है, ये बाहरी ओर होता है इसका, ठीक है, ये जो बाहरी ओर है अनंत, तो इसको अनंत बोला जाएगा। सी के जो बाहरी ओर इस तरफ जाएगा तो अनंत, यानी यही हुआ इन्फिनाइट। ठीक है, ये बात कर रहा था अनंत, तो अनंत यानी ये साइड, यानी कहीं पे ये साइड होगा वस्तु, कहीं पे इधर कहीं वस्तु होगा, तो ये स्थिति को दर्शाता है इन्फिनाइट। ये हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, मैं ये वाला दिखा दूंगा तो वो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बस हम यही वाला एक्सप्लेन करता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है इन्फिनाइट और सी के बीच में, वक्ता केंद्र के बीच में, इन्फिनाइट और वक्ता केंद्र के बीच में। तो देखिए इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट ये हुआ, यानी ये साइड इन्फिनाइट हुआ। कहने का मतलब है ये जो हुआ ये इधर इन्फिनाइट है। ठीक है, और ये बोल रहा है सी, यानी इन्फिनाइट और सी, यानी इसके बीच में कहीं पे। और ये जो वस्तु होगा ना ये इन्फिनाइट पे होगा, ये वस्तु कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट पे। अब क्या कह रहा है कि इन्फिनाइट और सी के बीच में हो, यानी इसके और इसके बीच में हो, ये कहीं पे होगा वस्तु, तब यहाँ पे कहीं पे वस्तु होगा। ये तो इन्फिनाइट पे होगा, पहले वाला इन्फिनाइट पे होगा, लेकिन अब दूसरा वाला जो इन्फिनाइट और सी के बीच में, यानी इन्फिनाइट और सी के बीच में तब बनेगा सी और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में वस्तु, मतलब प्रतिबिंब वस्तु रहेगा इन्फिनाइट और सी, यानी ये हुआ इन्फिनाइट और सी। इसके आगे क्या है, अगर सी पे आ जाए, वस्तु कहाँ पे आ जाए, सी पे, यानी ये सी हुआ, ये वक्ता केंद्र से बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं वक्ता केंद्र। अगर वस्तु सी पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए वस्तु, ठीक है, वस्तु अगर इस पॉइंट पे आ जाए तो इसका प्रतिबिंब भी इसी पॉइंट पे बनेगा, लेकिन नीचे बनेगा। ठीक है, ये अगर ऊपर है तो ये नीचे बनेगा, वस्तु अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे, इस तरीक़ा से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना उल्टा, तो उल्टा यानी ये नीचे, ये मतलब वस्तु ऊपर तो प्रतिबिंब नीचे, ये हुआ, यानी सी पे है तो सी पे बना। अब अगर सी और एफ के बीच में बोल रहा है तो सी एफ कहाँ पे, तो ये तो ये इस पॉइंट पे तो सी है, यहाँ पे तो आपका सी है और यहाँ पे आपका एफ है, यानी सी और एफ के बीच में कहीं भी इसी जगह पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं भी वस्तु की स्थिति है तो बनेगा इन्फिनाइट और सी के बीच में, इन्फिनाइट और सी के बीच में, इन्फिनाइट ये हुआ और सी के बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये बनेगा प्रतिबिंब, इन्फिनाइट और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, ये एफ, यानी अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे आ जाए, यानी अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इन्फिनाइट पे था, अनंत पे पहले था, फिर सी और इन्फिनाइट और सी के बीच में आया, फिर आया सी के पास में, ठीक है, और फिर आया सी और एफ के पास में, फिर आया एफ के पास में, अब एफ के पास में आ रहा है। ठीक है, तो अब एफ के पास में जैसे ही कोई वस्तु आ जाएगा, ठीक है, एफ के पास में वस्तु कोई आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु आएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनाइट पे, अनंत पे। ठीक है, अब अगर कोई वस्तु एफ और पी के बीच में आ जाए, यानी इसकी और इसके बीच में, कहीं पे भी, ठीक है,
तो कहीं पे भी बनेगा तब इसका जो वस्तु पर, हाँ, अगर जैसे बात कर रहे हैं कि अगर फोकस पे और पी के, यानी फोकस और पी के बीच में अगर आएगा तो उसका मतलब वस्तु फोकस और पी के बीच में आएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, यानी ये दर्पण हुआ तो दर्पण के पीछे कहीं पे, इधर कहीं पे, ठीक है, क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी वस्तु अगर इतना छोटा है, इस दोनों के बीच में रखना है ना, अगर वस्तु इतना छोटा है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब ऐसा कुछ वही दर्पण के पीछे, ठीक है, ऐसा इस तरीके से होगा। और बड़ा बनेगा, बड़ा तो बोल दिए, बड़ा बनेगा, और सीधा और आभासी होगा, सीधा ही होगा, ए बी है तो ए बी ही होगा, ठीक है, कुछ नाम अलग हो सकता है, एडेस बीडेस, बट डॉट डॉट में बनेगा, सीधा बनेगा लेकिन डॉट डॉट बनेगा, यानी आभासी काल्पनिक तौर पे, ठीक है, ये हुआ। अब सीधा और आभासी तो बता दिए, ठीक है, ये इसमें इतना ही टॉपिक था, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता, ठीक है। हम इससे पहले ही बता दिए कि वक्ता के अंदर फोकस, ध्रुव, प्रकाशीय, आई मीन ये जो मुख्य अक्ष होता है जो, ठीक है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले शुरुआत में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब देखते हैं, ठीक है, तो चलिए।